नीचे की तरफ लगेगा mg, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। देखो जब स्ट्रिंग से बंधा रहता है ना, जब स्ट्रिंग से बंधा रहता है तो उस समय आप अगर चाहेंगे तो टेंशन लेते हैं, लेकिन जब सरफेस रहता है तो आप नॉर्मल लेते हैं। फिगर समझ में आया? अब आप क्या करें, इन सारे फोर्सेस को कंपोनेंट में रिजॉल्व करें। कंपोनेंट में कैसे तोड़ना है? सी दैट ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ठीक है? तो mg का इधर वाला कंपोनेंट हो गया है mg का cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट हो गया है mg का sin थीटा, ठीक है? जरा गौर करना mb स्क्वायर बाई r का भी दो कंपोनेंट है। अच्छा, हम सोच रहे उससे अच्छा कुछ, ठीक, mb स्क्वायर बाई r का ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, फिर से ये एंगल थीटा होगा। तो mb स्क्वायर बाई r का इधर वाला कंपोनेंट हो गया है mb स्क्वायर बाई r का cos थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ हो गया है mb स्क्वायर बाई r का sin थीटा। अब देखो, अगर पार्टिकल इसी पॉइंट पे सर्कल में ऐसे घूम रहा है तो ना नीचे गिर रहा है ना ऊपर जा रहा, सही है? तो इसका मतलब ये है कि mv स्क्वायर बाई r का जो साइन थीटा है वो mg के cos थीटा से बैलेंस होगा। ये m और m कट गया, v स्क्वायर साइन थीटा बाई r इज इक्वल टू g का cos थीटा। तो आप यहां से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट rg cot थीटा, ठीक है? अब देखो जरा यहां पे गौर करना, इस ट्रायंगल पे गौर करो, ये थीटा है, ये r है, ये 9.8 सेंटीमीटर है। तो cot थीटा को आप क्या लिखेंगे? cot थीटा को आप लिखेंगे बेस बाई परपेंडिकुलर। तो क्या हम v को लिख सकते हैं अंडर रूट rg 9.8 बाई r, ये r कट गया, तो ये हो गया क्या? g इंटू 9.8। अब जरा गौर करना, यहाँ हड़बड़ी में आंसर 9.8 मत निकाल देना। बोले सर क्या दिक्कत है सर, ये भी 9.8 ये भी 9.8। तुमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए यूनिट पर, और कुछ नहीं, बस बन गया है लगभग, अब यहाँ से गलती नहीं हो जाए। देख g है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये 9.8 सेंटीमीटर था, तो 100 से डिवाइड करेंगे तब ना मीटर होगा। तो ऊपर में 9.8 निकला, नीचे में 10 निकला, सो योर आंसर इज 0.98 मीटर पर सेकंड इज योर आंसर। क्लियर? यस सर। नोट कर लो इसको बढ़िया से। अच्छा आदित्य, जो अगला क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वो एक्चुअली रोलिंग पे बेस्ड है। हम लोग लास्ट डे तो एंगुलर मोमेंटम तक किए थे ना? हाँ सर। नहीं, पिछले दिन शायद न्यूमेरिकल किए थे, आज एंगुलर मोमेंटम करेंगे, ठीक है? तो वो रोलिंग पे बेस्ड है, वो अभी नहीं हो पाएगा।
हाँ, उसका अगला वाला क्वेश्चन बनेगा, देखो। हो गया क्या ये? यस सर। क्वेश्चन ये कहता है कि एक बड़ा सा डिस्क है, a large circular disk of radius r and mass 9m। एक बड़ा सा डिस्क है जिसका रेडियस r है और मास 9m है। उस डिस्क में से r/3 रेडियस का डिस्क है रिमूव कर दिया गया, इसको हटा दिए हैं, कट करके हटा दिए हैं। Find the moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through point O। आपको इस O पॉइंट के अबाउट में एक एक्सिस है ऐसा, उसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया था, याद है, जिसमें आपको यह सिखाया गया था कि अगर किसी पोर्शन को कट करके रिमूव कर दिया जाए देन हाउ यू कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग सेक्शन। हम आपको लिख के दिखाते हैं, आप याद कीजिएगा, आपके कॉपी पे देखिएगा, आपको मिल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन is moment of inertia total minus moment of inertia of removed portion। पढ़े आप लोग? यस सर। सब है ना, सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में होता है, सही है ना? बस यही यूज करना है। अब इसी को यूज करना है, डाटा को थोड़ा संभाल के यूज करना है। देखिए और समझिए। पहले तो आप टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस एक्सिस के अबाउट में लिखेंगे तो डिस्क का सेंटर से पास होने वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू रेडियस का स्क्वायर बाय 2। हाँ सर। यस सर। अब मेरा पूरा ध्यान जा रहा है कि रिमूव्ड पोर्शन के लिए रिमूव्ड पोर्शन का मास, रिमूव्ड पोर्शन का रेडियस बाय 2, इतना से हो जाएगा क्या रिमूव्ड वाले का काम? नहीं होगा। देख, रिमूव्ड के सेंटर से अगर मेरा एक्सिस पास होता तो mr स्क्वायर बाय 2 लिखते, लेकिन हमको तो लिखना इस एक्सिस के अबाउट में पड़ेगा ना। यस सर। तो यहां से यहां के बीच कौन सा हम थ्योरम लगाए कि हम इस एक्सिस के अबाउट में लिख सके? तो मास इनटू जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसका स्क्वायर करेंगे। मतलब तुम्हारा आंसर अब इस बात पे आके रुक गया है कि कहीं से स्मॉल m निकाल ले। अब जरा सोचो ना भाई, डिस्क है आपका, तो अगर पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर है तो ये 9m मास को दिखाता है, जिसको आप रिमूव कर रहे हैं। क्या उसका एरिया पाई आर बाई 3 का स्क्वायर, कहने का मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 9 होगा? यस सर। तो अगर पाई आर स्क्वायर 9m को दिखाता है तो पाई आर स्क्वायर बाई 9 क्या m को दिखाएगा? यस सर। पुट करते आंसर।
ये हो गया 9m इंटू आर स्क्वायर बाई 2 माइनस m रेडियस के जगह r बाई 3 का स्क्वायर बाई 2 प्लस m रेडियस के जगह 2r बाई 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, जो आएगा वही आंसर। इज दिस क्लियर? यस सर। चलो नोट करो बड़ा। सर ये m का वैल्यू पाई आर स्क्वायर बाय 9 कहाँ पुट किए सर? हम m का वैल्यू नहीं लिखे हैं, हम यहाँ इक्वल थोड़ी ना दिए। हम बोले कि पाई आर स्क्वायर बाई 9 का मतलब m मास है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर 9m को दिखाता है। तो पाई आर स्क्वायर बाई 9 इसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 9 है ना। हाँ सर। तो वो m मास को दिखाएगा। ओके सर। यहाँ इक्वल नहीं है भाई, यहाँ 3 लाइन खींचा हुआ है। मतलब हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जब मेरे पूरे डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर था और उसका मास 9m दिया है, तो जिसको हम कट करके निकाल रहे हैं उसका एरिया अगर पाई आर स्क्वायर बाई 9 है, इसका मतलब हम उसका मास m ले सकते हैं। समझे क्या? हाँ सर समझ गए। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 10.1 लिखा है, मोटर ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 रेवोल्यूशन पर मिनट। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है 100 रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम। comes to rest in 15 seconds। 15 सेकंड में रेस्ट में कांस्टेंट रिटार्डेशन है, कांस्टेंट है। तुमसे पूछा गया नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय इट इन कमिंग टू रेस्ट। कितना नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस है? बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने के पहले कितना नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इट कंप्लीटेड। ठीक है, बिफोर इट कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, अरे यार सिंपल सा है, इक्वेशन लगा दो, थीटा निकाल लो। हाँ सर बना लिए थे सर, फिर बाद में तो फिर उसको मिटा देते ना। सर डिलीट करना नहीं आता है सर, कोई उसमें बात कैसे डिलीट चलो ठीक है, थीटा निकाल लेना, थीटा को 2 पाई से डिवाइड कर देना आंसर। ठीक है, कहां तक पढ़े थे लास्ट ईयर? एंगुलर मोमेंटम लास्ट। मतलब एंगुलर मोमेंटम में क्या पढ़ा है? तो बहुत बड़ा सेक्शन है, क्या पढ़े थे? केवल आई ओमेगा बताए थे क्या? हाँ इतना ही बताए थे और एक न्यूमेरिकल्स करवाए थे लास्ट में। अच्छा ठीक है, फिर पिछले दिन तो पूरा न्यूमेरिकल पे हम लोग रह गए थे ना। हाँ सर। चलो ठीक, तो आज एंगुलर मोमेंटम पे पूरा ध्यान दें। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो ये चैप्टर में है ना, ये रोटेशनल मैकेनिक्स जो है उसमें एक वर्ड हमेशा यूज होता है, दैट इज कॉल्ड मोमेंट। मोमेंट ऑफ
फोर्स, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये मोमेंट क्या होता है? किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके अगर आप फोर्स को मल्टीप्लाई करते हो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट में मोमेंट है। उसी तरह किसी भी लीनियर मोमेंटम का अगर किसी पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लीनियर मोमेंटम का मोमेंट है। ठीक है, अब ऐसा समझिए कि फोर्स का जो मोमेंट आप निकालते हैं किसी पॉइंट के अबाउट में, वो टॉर्क होता है, जिसे किसी बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट आता है, घूमता है। बॉडी के घूमने का जो भी फेनोमेनन आप देखते हैं ना, घूमता है जहां भी बॉडी, जैसे हैंड पंप चलाना, दरवाजा को बंद करना खोलना, कोई भी कबर्ड खोलना बंद करना, फैन का जो घूमना देखते हैं आप, बॉल का जो स्पिनिंग मोशन देखते हैं, चाबी को खुलते हुए बंद करते हुए देखते हैं, ढक्कन खोलते हुए बंद करते हैं, ये सब फोर्स का घूमने का वाला इफेक्ट है। इन सब में टॉर्क काम करता है, फोर्स का मूवमेंट काम करता है, फोर्स का मूवमेंट काम करता है, मतलब फोर्स का टॉर्क काम करता है। ठीक है, उसी तरह लीनियर मोमेंटम का किसी पॉइंट के अबाउट में अगर आप मोमेंट लेंगे, मतलब लीनियर मोमेंटम को अगर आप किसी पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम about any point is called angular momentum। समझो जरा, हम लोग अभी सीख रहे हैं पहला पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ angular momentum when any body shows translational motion। मान लो जैसे ये कोई एक बॉडी, इसका जो सेंटर है, इस बॉडी का जो सेंटर है वो इस लाइन पे ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v शो करता है, बॉडी का मास m है। अच्छा, अगर इस लाइन पे इसका वेलोसिटी है तो इसी लाइन पे इसका लीनियर मोमेंटम भी है। क्या बोलता है, सही है? अब हम चाहते हैं कि हम इस पॉइंट के अबाउट में इसका एंगुलर मोमेंटम निकालें। तो आप जैसे फोर्स का डेरिवेशन से टॉर्क निकाले थे ना, उसी तरह सोचिए, यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर r होगा, ये पोजीशन वेक्टर इसके लीनियर मोमेंटम के साथ कुछ एंगल बनाएगा थीटा, और इस पर्टिकुलर ओ पॉइंट के अबाउट में उसका कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, और ये है मेरा डिस्टेंस का परपेंडिकुलर, r परपेंडिकुलर, जो इस फिगर के हिसाब से है r sin थीटा। जब आप एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं, तो ये कुछ और नहीं होता, दिस इज सिंपली द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम का मोमेंट होता है। मतलब आप जब एंगुलर मोमेंटम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो आप p को r परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई करते हैं, p को आप r परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जरा गौर से देखिए भाई, आप जब इस l को p r परपेंडिकुलर कहने का मतलब r sin थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप मोमेंटम के लीनियर फॉर्म को o पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, then L will be equals to P dot R sin थीटा। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं एज ए क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन
आर एंड टी। आप टॉर्क क्या पढ़े? आप टॉर्क पढ़े थे आर क्रॉस एफ। हाँ सर। उसी तरह कभी भी कोई बॉडी अगर ट्रांसलेशनल मोशन शो करेगा तो किसी भी पॉइंट के अबाउट में उसका एंगुलर मोमेंटम होगा आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर या पी आर साइन थीटा। सही है? अब जरा इस फिगर पे गौर करो, जरा फिगर पे गौर करना। बताओ इस ओ पॉइंट के अबाउट में जब ये बॉडी चल रहा है तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? सब क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज। तो इस एंगुलर मोमेंटम को हम लोग इस पॉइंट के अबाउट में क्लॉकवाइज कह सकते हैं। ओके, ये तरीका है देने का। ठीक है, ये था पहला पार्ट कि किसी पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड आप एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं। आपको याद है जब आप बोर्स थ्योरी पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो बोर्स थ्योरी में एक वर्ड आया था एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट शुड बी इक्वल्स टू nh/2 पाई। यस सर। तो तुमको याद है तुम एंगुलर मोमेंटम क्या लिखा था वहां पर? देखो। यस सर, mvr इज इक्वल टू। हाँ, देखो ये न्यूक्लियस है और ये रहा इलेक्ट्रॉन का मोशन v वेलोसिटी, ये r है। तो तुम उसका एंगुलर मोमेंटम mvr लिखा था ना। mv हो गया उसका लीनियर मोमेंटम, ये रहा लीनियर मोमेंटम हो गया mv, और r परपेंडिकुलर तो r है ना। यस सर। और बताओ क्लॉकवाइज है इस फिगर में कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है। किसी को दिक्कत समझने में ये बात? नो सर। नो सर। ठीक, तो ये था कि जब कोई बॉडी है ना ट्रांसलेशनल मोशन शो करेगा तो कैसे लिखेंगे। अब देखो दूसरा टर्म आता है जब बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन शो करता है। इसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी rigid body when it shows rotational motion, when it shows rotational motion। ये मेरे पास है कोई एक रिजिड बॉडी। ओके, ये मेरे पास है कोई एक रिजिड बॉडी और वो इस एक्सिस के अबाउट में ओमेगा से घूम रहा है। तो आपको याद है आपको इसमें एंगुलर मोमेंटम का पूरा डेरिवेशन करा दिया गया है कि योर एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू आई ओमेगा। हाँ सर। इसका डेरिवेशन स्कूल में आएगा तो वो हम लोग पिछले दिन कर चुके हैं। ओके, अभी हम सीधा फॉर्मूला लिख दिए L इक्वल्स टू आई ओमेगा। ठीक है, तो देखो ट्रांसलेशनल मोशन के केस में इस कॉन्सेप्ट से चलेंगे, रोटेशनल मोशन के केस में आई ओमेगा लगाएंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि दोनों एक साथ होता है। एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन के कॉम्बिनेशन में हम लोग एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना कि इस केस में जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना वो ट्रांसलेशनल मोशन का एंगुलर मोमेंटम और रोटेशनल मोशन के एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों का क्लॉकवाइज सेंस आया तो ऐड कर दो, अगर दोनों का एंटी क्लॉकवाइज सेंस आया तो भी ऐड कर दो, लेकिन अगर एक का क्लॉकवाइज और एक का एंटी क्लॉकवाइज आया, उल्टा उल्टा उल्टा, तो सब्सट्रैक्ट कर दो। क्या समझा? हाँ सर। फिगर देखो, फिगर देखो। ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसका सेंटर आगे बढ़ रहा है और ये घूम रहा है ओमेगा से।
ठीक है, ये v जो है वो r ओमेगा के बराबर है। तुमसे बोला गया इसका एंगुलर मोमेंटम निकालिए। देखना, ध्यान से समझना, ये रहा मेरा लोएस्ट पॉइंट। हाँ, तो एंगुलर मोमेंटम अगर हम P पॉइंट के अबाउट में नेक्स्ट हम लोगों के पास अगला सेक्शन है, फोर्थ पॉइंट है हम लोगों के पास प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ठीक है, देखो होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में रिलेशन हम अभी डिराइव कर देंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है dl बाई dt। जैसे आप लोग पढ़े हैं ना कि नेट फोर्स होता है dp बाई dt, याद है आपका न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। हाँ सर। उसी तरह नेट टॉर्क होता है dl बाई dt। अब मान लो if any system is free from net external torque, अगर कोई सिस्टम नेट एक्सटर्नल टॉर्क से फ्री है, टॉर्क नेट का वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये है कि 0 इज इक्वल टू dl बाई dt। और ये तभी पॉसिबल होगा अगर L का वैल्यू हो जाए कांस्टेंट। L का वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और एंगुलर मोमेंटम फाइनल होगा बराबर। This conservation principle is almost identical like कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या पढ़ा था कि अगर कोई सिस्टम नेट एक्सटर्नल फोर्स से फ्री हो तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, याद आया? यस सर। हाँ सर। उसी तरह अगर कोई सिस्टम नेट एक्सटर्नल टॉर्क से फ्री होगा तो रिमेंबर दैट कि उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम बोथ आर सेम। क्लियर? ठीक है, अब इस पे एक से एक चीज होता है। अब ऐसे हमको इसका प्रिंसिपल लिखाना है, आप लोग हेडिंग लिख लिए क्या? हाँ सर। थोड़ा नीचे स्टेटमेंट लिख लो, फिर उसके बाद नोट करना। लिख लो जरा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल if any system is free from net external torque, if any system is free from net external torque, then angular momentum of that system remains conserved. Angular momentum of that system remains conserved.
और ये रहा उसका प्रूफ। अब एक चीज हम यहाँ पे रुकना चाहेंगे, क्योंकि हम ये रिलेशन जो लिखे ना, इसका हम प्रूफ पहले नहीं किए, तो हम आपको है ना बगल में उसका थोड़ा एक प्रूफ आपको बता दें, उसके बाद हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। इसको भी एक टॉपिक ही मान लो, एक तरह से रिलेशन निकालना है, रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन, जरा गौर करो। क्या हम लोग टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ लिखते हैं? हाँ सर। सही है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। एक जस्ट उल्टा स्टार्ट कर दी। क्या हम लोग एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी लिखते हैं ना ऐसा? आप डिफरेंशिएट करो, क्योंकि डीएल बाई डी टी चाहिए ना। डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to time, तो हम लोग लिख सकते हैं d by dt of L is d by dt of R cross P, d by dt of R cross P। थोड़ा समझना, ये तो हम लोगों का dl by dt हो गया, और ये देखो u इंटू v का डिफरेंशिएशन है। हाँ सर। तो आप पढ़े होंगे u को कांस्टेंट रख के v का डिफरेंशिएशन करना, और प्लस v को कांस्टेंट रख के u का डिफरेंशिएशन करना। हाँ सर। अब कोई सोचेगा कि सर यहाँ पे इधर लिखे या इधर, देख क्रॉस प्रोडक्ट में आप सीक्वेंस नहीं बदल सकते, आपको याद है ना, a क्रॉस b और b क्रॉस a सेम नहीं होता। इसलिए इसको जैसे सीक्वेंस में था r बाहर p, फिर r पहले p, r पहले रहेगा p बाद, तो हम लोग लिख सकते हैं dl by dt r, dp by dt को लिख सकते हैं फोर्स, यस सर। और प्लस dr by dt को लिख सकते हैं वेलोसिटी और p के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट। यस सर। अब तुम लोग खुद देखता है कि वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम तो पैरेलल होता है ना, जिधर v होता है उधर ही p होता है। हाँ सर। तो v को अगर हम लोग p से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या वो जीरो आएगा कि दो पैरेलल वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो? हाँ सर। तो ये टर्म जीरो हो गया। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है dl by dt और राइट हैंड साइड में है r क्रॉस f, और दूसरा वाला टर्म तो जीरो हो गया। सो dl by dt इज इक्वल्स टू r क्रॉस f केवल, या फिर dl by dt r क्रॉस f का मतलब है टॉर्क। ओके, dl by dt इज इक्वल्स टू टॉर्क, यही रिलेशन है। चलो नोट करो फटाफट यहाँ पे। हो गया सर। तो देखो हम लोग के पास है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ध्यान रखना, हम लोग एक्चुअली ये टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें ये रिलेशन आ गया था, वो इधर बताएंगे। अभी हम लोग इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं।
एंगुलर मोमेंटम पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखिए और चीज को समझिए। सपोज ऐसे यहां पे एक टर्न टेबल है, इस टर्न टेबल के ऊपर एक आइस स्कैटरिंग डांसर, देखा है ना, आइस के ऊपर स्केटिंग करते हुए जो डांस होता है, देखा है? हाँ, वो ऐसे है ना, हैंड को फोल्ड करके खड़ा है और उसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1, इस एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है। सोच के बोलो, अगर वो स्ट्रेच हाथ को अंदर कर लेगा तो उसके एंगुलर वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो अगर वो डांसर अपने स्ट्रेच हाथ को अंदर की तरफ बेंड कर ले तो पहले मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर था, लेकिन अब मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक आ गया है, तो इनर्शिया बदलेगा। अच्छा, क्या आप इस तरह के न्यूमेरिकल को प्योर रोटेशनल मोशन में देख पा रहे हैं? प्योर रोटेशनल मोशन है ना ये। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आप लिखेंगे I1 ओमेगा 1 और फाइनल एंगुलर मोमेंटम आप लिखेंगे I2 ओमेगा 2। ओके, क्या इस पूरे सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स काम कर रहा है? बाहर से कोई टॉर्क काम कर रहा है क्या? अरे बोलो बोलो, जो हाथ फोल्ड हो रहा है सब तो सिस्टम का अंदर का फोर्स है, अंदर का टॉर्क है। हाँ सर। Since torque net is equals to 0, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल सेम होगा। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। कहने का मतलब है कि ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू इनर्शिया 2 बाई इनर्शिया 1। सोच के बताओ, इनर्शिया बढ़ा था या घटा था? इनर्शिया घटा था ना, कुछ बोलता नहीं है। इनर्शिया कब ना हो गया है? तो ओमेगा बढ़ जाएगा। अच्छा, इनर्शिया पता चला कम कैसे हो गया? सर हाथ मोड़ लिया तो मास कम हो गया होगा। नहीं, मास कम नहीं हुआ, मास कम नहीं हुआ, मास बढ़ गया। नहीं मास भी बढ़ा नहीं यार। पहले मास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर था, अभी वो मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक है। हाँ सर, सॉरी सर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में mr स्क्वायर होता है ना, तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस घटा तो इनर्शिया घट गया ना। हाँ सर। तो ये चीज पहला। चलो अब दूसरा, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप देखते चलिए, सोचिएगा, ध्यान से समझ के आंसर दीजिएगा। ये एक डेस्क है, ये एक और डेस्क है, आइडेंटिकल डेस्क है। आइडेंटिकल डिस्क है। अभी क्या हुआ कि ये नीचे वाला डिस्क घूम रहा था ओमेगा नॉट से, फिर आप ऊपर से इस डिस्क को लाके इसके ऊपर जेंटली प्लेस्ड, ऊपर से लाके उसको इसके साथ रख दिए, तो अब दोनों चिपक गया। पहले केवल नीचे वाला घूम रहा था, अभी आप ऊपर से लाके एक और आइडेंटिकल रख दिए, तो अब दोनों घूमेगा। हाँ सर। तो बोला गया कि जब ये दोनों घूम रहा है, दोनों एक साथ अब आए, ये फर्स्ट वाला है, उसी के नीचे सेकंड वाला भी है,
समझ जाना है 3 डायमेंशनल डायग्राम। तो बोला कि इसका नया ओमेगा बताओ। तो जरा गौर करो, इनिशियली आई ओमेगा नॉट, आवाज आ रहा है? यस सर। बोलता क्या नहीं? समझ आया। यहां समझ में आया कि अगर इनर्शिया हो गया दुगना तो मोमेंट ओमेगा हो गया आधा। हाँ सर समझ गए। अगला देखो, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ड्यू टू एनी रीजन इफ अर्थ shrinks half of radius without change in mass, what will be new length of day? किसी कारण से अगर अर्थ श्रिंक कर जाए, सिकुड़ जाए और उसका रेडियस जितना अभी है उसका आधा हो जाए, मास में कोई चेंज ना हो, रेडियस आधा हो जाए, तो बताओ अर्थ का नया दिन रात का टाइम पीरियड कितना होगा? अभी कितना है? 24 घंटा। हाँ, तो वही पूछा है कि नया नया टाइम कितना होगा। तो देख भाई, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का फंडा यही प्रिंसिपल है। इसका आंसर आप ऐसे क्राफ्ट करेंगे कि इनर्शिया फर्स्ट ओमेगा फर्स्ट इज इनर्शिया 2 ओमेगा 2। अभी अर्थ का इनर्शिया है 2/5 mr² और ओमेगा में लिख सकते हैं 2π बाई टाइम पीरियड अभी का 24 घंटा, बाद में लिख देंगे t1। अब जब तुम I2 पुट करेगा तो 2/5 और m तो वही रहेगा, लेकिन रेडियस हो जाएगा r/2 का स्क्वायर और ओमेगा में लिखेगा 2π बाई नया टाइम t2। सबको दिखाई दे रहा है यहाँ? सबको दिखाई दे रहा है यहाँ? यस सर। पहला इनर्शिया पहला ओमेगा, दूसरा इनर्शिया दूसरा ओमेगा, ठीक है। अब जरा सॉल्व करो। 2/5m कैंसिल, 2π कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड में r² t1, राइट हैंड साइड में r/2 का स्क्वायर और 1/t2। तो ये r²/t1 is r2²/4 एंड t2, ये दोनों r2 कट गया, तो क्या यहां से t2 is equals to t1/4 आया। अब आप अभी का टाइम पीरियड तो जानते हैं कि 24 घंटा होता है, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो नया टाइम पीरियड होगा 6 घंटे का। नया टाइम पीरियड होगा 6 घंटे का, मतलब अर्थ पहले से फास्ट घूम रहा है कि स्लो? फास्ट घूम रहा है। 6 घंटा का एक एक दिन रात होगा, 6 घंटा का। अभी 24 घंटा का होता है, उस समय 6 घंटे का होगा, ठीक है। चलो नोट करो, इतना समझ में आया? कहीं डाउट किसी को? हो गया सभी का? चलो वेरी गुड। तो देखिए अगले दिन भी हमको इसमें अभी समय लगेगा। ये बहुत बेसिक चीज अभी आपको बता रहे हैं, इसमें है ना बहुत अच्छा एडवांस लेवल तक का है ना क्वेश्चन इसमें सेट बनता है। तो थोड़ा काम है ना जो सिंसियर होगा, तो जब अगले दिन बैठिएगा ना तो इतना पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका रीजनिंग क्वेश्चन अगर हो सके तो किसी बुक से पढ़िए, उसमें एंगुलर मोमेंटम का बहुत सारा चीज है ना दिया है, ठीक है। थोड़ा पढ़ के बैठना, अगले दिन इसमें और कंटिन्यू करेंगे। अगर हम पूछे कि सर कहां तक पढ़ाई हुआ है, तो ये सब खाली बता देना कि सर एग्जांपल हो रहा था, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, बस ऐसा, ठीक है। यस सर। चलो ठीक, नेक्स्ट डे से आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।